हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नोबिटा पर। और इस बार हम चैप्टर 4 साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एमसीक्यूज आप सबके लिए लेके आए हैं। कार्बन एंड कंपाउंड्स के एमसीक्यूज यूपी बोर्ड, हमारे सीबीएसई के साइंस चैप्टर 4 में, एनसीईआरटी के चैप्टर 4 है हमारा, और जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उन सब में तो हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं सीबीएसई से रिलेटेड, हमारे यूपी बोर्ड से रिलेटेड, वो सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हमारा। और आप चाहते हैं इस वीडियो की हमारी पीडीएफ प्रोवाइड आपको मिल जाए। पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में प्रोवाइड की जाएगी। जब बच्चे हमारे यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में हैं उनको भी इसकी पूरी वीडियो हिंदी में मिल जाएगी। बस आपको एक ही काम है, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। कोई भी चीज़ जो आपको लगे इस टॉपिक से रिलेटेड कि हाँ इसमें सही चीज़ नहीं बताएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको। और कोई बदलाव करना चाहते हैं हम लोग इस वीडियो में, तो वो भी बता सकते हैं आप। और जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं इस चैनल पर, उस एमसीक्यू सीरीज में हम लोग क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले 15 से 20 एमसीक्यूज हम आपको हर एक टॉपिक का प्रोवाइड करवा रहे हैं। जितने भी टॉपिक एक चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं हमारे, उन हर एक टॉपिक का 15 से 20 एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में 100+ एमसीक्यूज आपके हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के, चाहे वो साइंस का चैप्टर हो, चाहे वो मैथ्स का चैप्टर हो, चाहे वो सोशल साइंस का चैप्टर हो। हर एक सब्जेक्ट के हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब 3 चैप्टर्स के हम लोग 100+ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वो आपकी उसमें असर्शन एंड रीजंस भी इंक्लूडेड है और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो आपको एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। और वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब कुछ एक ही चीज़ उसमें मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो बच्चे नए उनको पता होगा इस वीडियो के बारे में। लास्ट तक कैसे टॉपिक वाइज हम लोग चलते हैं, ये हर एक टॉपिक के एक टॉपिक को लेके चलते हैं लास्ट तक। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं। जो भी लेटेस्ट सिलेबस आया है हमारा सीबीएसई का, और जो हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस आया है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले जो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है, इसमें जो सबसे पहला जब हमारा टॉपिक है उसमें हमारा सबसे पहले हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स है, सबसे पहला टॉपिक है। इसके बाद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और जो हमारे नोमेनक्लेचर हैं उसमें भी हैलोजन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्कीन्स आना है। केमिकल प्रॉपर्टीज से हमारी कुछ कार्बन कंपाउंड्स की कंबशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स में से हमारी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पूछी जा रही हैं इस बार। सोप्स एंड डिटर्जेंट है। ये हमारे पूरे टॉपिक्स हो गए, ठीक। लगभग 8 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड एक एक करके इस हर टॉपिक के एमसीक्यूज करने स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स एंड वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इनसे रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो का पहला एमसीक्यू। आज की वीडियो का पहला एमसीक्यू है हमारा कोवेलेंट। जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कि मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्या फॉर्म करते हैं एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, या वो फॉर्म्ड होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम्स में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो डी ऑप्शन सही है। शेयर करने से, या डायग्राम में अभी आपको पता चल रहा होगा, एक एटम है दूसरा एटम है, दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके थ्रू पता चलता है कि यहाँ पे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फर्स्ट टॉपिक का ये एमसीक्यूज था हमारा। Which of the following contain covalent bonds? इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करे हुए हैं। सबसे पहले देखें MgCl जो आयनिक कंपाउंड कंटेन करता है, CaF2 भी आयनिक कंपाउंड, Al2O3 भी आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे HCl हमारा सही आंसर है। HCl के यहाँ पे बताया भी गया है, शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है यहाँ पे HCl में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? तो आपने जब पहला चैप्टर हमारी पहली वीडियो देखी होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जिसमें हम लोगों ने सभी टॉपिक्स को इंक्लूड किया था, आयनिक कंपाउंड्स को भी बताया था कि कैसे हमारे मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और वाटर में एक्वस में जाने पे या मोल्टन स्टेट में जाने पे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया कि विच अमंग द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी?
तो यहाँ पे सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो KCl है हमारा और NaCl है। अब इनमें से देखिए कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, तो KCl यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है जो कि कंडक्ट नहीं करेगा, तो NaCl हमारा कंडक्ट करेगा। तो सही आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन है। NaCl एक्वस सॉल्यूशन में ही कंडक्ट करेगा और सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि भाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। इसके थ्रू आप समझ भी जाओगे। तो जो हमारी MCQ सीरीज चल रही है उसमें हम आपको हर एक टॉपिक वाइज तो पढ़ा ही रहे हैं MCQs, हर एक टॉपिक के MCQs, साथ में हम चैप्टर को भी समझाते चल रहे हैं ताकि आपको चैप्टर भी रिवाइज होता चले। ठीक, तो वहाँ पे क्यों आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में नहीं देते हैं, कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, जबकि लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पे रीजन है इसका गिवन है कि जो आयंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। जबकि मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और हमारे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट करा सकते हैं। इसलिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सिर्फ मॉल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। से पूछा जा रहा है कार्बन एग्जिस्ट करता है इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, जो कार्बन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ट्रेसेस और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन होता है वो हमारे कंपाउंड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड से, क्यों सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से बनाता है, व्हाई नॉट विथ आयनिक बॉन्ड। तो रीजन इसके 3-4 दिए गए हैं कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आटमॉस्फेयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो दे भी सकता ले भी सकता, इस टाइप से भी है। दूसरे पूछा इट एक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4+ आयंस, को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को लेने में, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और 4 इलेक्ट्रॉन से दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इट शेयर करता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टू कंप्लीट ऑक्टेट, और ये शेयर करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट बना लेता है। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ऑक्टेट में, क्योंकि उसकी ऑर्बिट जो होता है 2,6, इसमें 2,4, तो 4 की और जरूरत पड़ती है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, एल वाला सेल है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, ठीक, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, क्यों सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके तीनों रीजन भी दिए गए हैं, तीनों रीजन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन हैज अ डबल बॉन्ड, इनमें से किसके पास डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास, कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, की मीथेन मॉलिक्यूल के पास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास हमारे डबल बॉन्ड से बनता है, क्योंकि इसके पास लास्ट शेल में क्या होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक और O के साथ मिल जाते हैं और दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रिपल बॉन्ड पूछा गया इसमें। ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सेकंड डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा सही आंसर है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। हमारा नाइट्रोजन होता है कितना ट्रिपल बॉन्ड, इसके लास्ट में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसके पास 3 की कमी होती है, इसलिए ये 3 के साथ शेयर कर लेते हैं आपस में। नेक्स्ट हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में आराम से मिलते हैं हमारे, कि भाई सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर या कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, इनकी नंबरिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि सिंगल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है मीथेन में। हो सकता है डायग्राम आपको नहीं दिया जाए, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम समझाने के लिए भेजा कि यहाँ पे कैसे गिनने हैं आपको। तो आपको मीथेन का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक। इसमें हर एक कार्बन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ताकि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके कार्बन, और इनके पास एक की कमी होती है तो वो भी अपने कंप्लीट कर सके ऑक्टेट को। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो मीथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कितने सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब सिंगल डबल कैसे पता चलेगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड किसको कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 4, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इथेन
के पास जो फॉर्मूला है C2H6, हो सकता है डायग्राम इसमें भी नहीं मिले आपको, सीधा पूछा जाए कि ईथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं हमारे। ये डायग्राम हमने आपको गिनने के लिए बोल दिया कि यहाँ पे गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 और बीच में 7, तो 7 इसका सही आंसर है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में। बेंजीन मॉलिक्यूल्स में आप बताइए, बेंजीन मॉलिक्यूल्स के कितने सिंगल बॉन्ड्स, कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं या कितने CH बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे आपको पहले बेंजीन का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो 3 टाइप के फॉर्मूले बन सकते हैं। आपको इस टाइप का भी फॉर्मूला गिवन हो सकता है कि इस टाइप का, ये तीनों ही फॉर्मूले बेंजीन के, हमारे बेंजीन मॉलिक्यूल के हैं। इसमें अगर आप गिने तो वही 3 सिंगल बॉन्ड हैं CC के बीच में, 1 2 और 3, तो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। अब देखते हैं CC डबल बॉन्ड, जो C डबल बॉन्ड C है कितने बॉन्ड है, 1 2 3, ये भी सही है हमारा। C डबल बॉन्ड वाले भी C के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, वो 3 है। अब C के साथ H वाले सिंगल बॉन्ड वाले कितने, 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑल द करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन हमारा सही है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस यहाँ पे एलोट्रोप किसका है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस यहाँ पे किसका एलोट्रोप है, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। तो आपको एलोट्रोप्स का याद होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन के एलोट्रोप है, 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, एक ये वाला फ्लोरेंस वाला। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बोर्ड के लिए, जितनी बच्चे CBSE बोर्ड के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली बोर्ड में पूछा जा सकता है। डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाला हो चुका। नेक्स्ट है हमारा, डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो हमारा डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीजन पूछा जा रहा है, तो रीजन पढ़ते हैं। क्या वेरी हार्ड होता है इसकी वजह से, क्या इसका स्ट्रक्चर वेरी कॉम्पैक्ट होता है इस वजह से, कि सॉल्युबल नहीं है ये वाटर में इस वजह से, कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कंडक्टर आने के लिए। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा रीजन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जिसके थ्रू वो कंडक्टर आ सके इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसे इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंडक्टर माना जाता है। इन डायमंड में ईच जो कार्बन एटम होता है बॉन्ड होता है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ। तो जो शेप बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है कि हेक्सागोनल एरे की तरह होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। वो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ फुटबॉल की तरह, स्ट्रक्चर ऑफ रिंग की तरह। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी लर्न करना है कि डायमंड का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है। तो एक 3 डायमेंशनल, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका डायमंड का स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, जो बर्तनों में खाना बनाते हैं, बर्तन बाहर से काले पड़ जाते हैं। क्या रीज़न है काले पड़ने का, ठीक। तो चूल्हे की, सभी ने खाया हुआ चूल्हे पे जो खाना बनता है, ठीक, उस पर जो बर्तन होते हैं वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं नीचे से। इसका जो मेन रीज़न क्या है, फ्यूल इज़ नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, कि फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, या फ्यूल इज़ बैड, क्या द बर्निंग कम्प्लीटली। इसमें सही ऑप्शन है कि सही से जल नहीं रहा, वो फ्यूल है वो सही से कम्प्लीटली जल नहीं रहा, उसकी कुछ स्टेज जो अवशेष हैंगे वो उस बर्तन पे जाके चिपक जा रहे हैंगे ब्लैक ब्लैक के। तो यहाँ पे फ्यूल इज नॉट वर्किंग हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है हमारा, एकदम करेक्ट आंसर है कार्बन कंपाउंड के लिए। तो आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हो ही नहीं सकता। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव स्ट्रॉन्ग, पढ़ते चलिए दोनों में अंतर है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट पुअर कंडक्टर। यहाँ पे पुअर कंडक्टर और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर तो हो गई नहीं है, ठीक। तो हमारे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, बच्चे हमारे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन। इसमें पूछा जा रहा है पुअर कंडक्टर है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो लेकिन जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, साथ में इसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज मैक्सिमम, जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन में किसमें मैक्सिमम होती है, किस हमारे एलिमेंट में,
कार्बन में, सिलिकॉन में, फास्फोरस, सल्फर में। तो यहाँ पे कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज को कैटिनेशन भी बोला जाता है। ये हमारे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के टॉपिक में इंक्लूडेड है। ये कैटिनेशन भी बताया गया कि ब्रांच चेन बनाता है, इस टाइप से आपस में ज्वाइन करके, आपस में लिंक करके एक लंबी चेन बना लेता है, ब्रांच चेन बना लेता है। तो लीनियर चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन भी बना लेता है। ये कार्बन की जो चेन बनाने की, आपस में लिंक करने की जो हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो कार्बन है वो हमारे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक, बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब वो शेयर कर लेता है 4 लोगों के साथ, अपने जो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो ऑक्टेट किसकी तरह हो जाता है? हीलियम की तरह, कि नियॉन के, आर्गन के, क्रिप्टन। यहाँ पे नियॉन की तरह हो जाता है उसका ऑक्टेट 2,8। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इस रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड, हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस तो डेफिनेटली पूछ जाएगा बोर्ड में, आपको एक टेबल के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम इनके रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज कैसे कैसे बनने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज टॉपिक से है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको बताना है। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में अंतर क्या है? सैचुरेटेड मतलब जिसमें एल्केन जो सिंगल बॉन्ड से बनते हैं हमारे, और अनसैचुरेटेड मतलब जिनकी कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, तो यहाँ पे समझिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड से बन रहे हैं वो, और कार्बन के बीच में हमारे डबल बॉन्ड्स आए या ट्रिपल बॉन्ड्स आए हमारे, वो सब हमारे अनसैचुरेटेड में आते। तो आपको इनमें बताना है कि कौन कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पेयर बिल्कुल सही है हमारा। तो यहाँ पे प्रोपेन आ रहा है, ANE आ रहा है, ये तो हो गई नहीं, क्योंकि ANE हमारा सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये वाला बिल्कुल सही है हमारा। ईन और आइन आ रहा है। यहाँ पे प्रोपाइन और ब्यूटीन ये भी सही है। तो क्लोरोपेपेन ये गलत है। तो हमारा सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड हमारा किस में आ रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो ANE तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा हमारा एसिटाइलिन, जिसको हम लोग इथीन भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है या सही है? बहुत सारे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, बिल्कुल सही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन करते हैं डबल बॉन्ड को, ये भी सही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन करते हैं सिंगल बॉन्ड्स को, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन इज नॉट एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप्स में बढ़ जाते हैं, ठीक, जितनी पढ़े हमने। एरोमेटिक होते हैं, एक एलिफेटिक होते हैं। एलिफेटिक जो ब्रांच में बढ़ते हैं हमारे, एक जो हमारी एक चेन बनाते हैं, वो एलिफेटिक कहलाते हैं। एरोमेटिक कौन से होते हैं? जो हमारे क्लोज टाइप की चेन बनाए, जो एक क्लोज चेन बना ले, ब्रांच चेन नहीं बनाए, क्लोज चेन बना ले, ठीक, कार्बन आपस में कनेक्ट करके एक क्लोज रिंग टाइप की बना ले, उन सबको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन कौन से एलिफेटिक नहीं है, जो चेन नहीं बना रहे। तो यहाँ पे इथेन ये सब तो चेन से बनते हैं। तो बेंजीन हमारा, यहाँ पे आपने पीछे बेंजीन का डायग्राम भी देखा होगा, तो एक क्लोज रिंग बनाता है, इसको एरोमेटिक भी बोलते हैं हम लोग। तो बेंजीन यहाँ पे एलिफेटिक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इसकी सही नहीं है आइसोमर्स से रिलेटेड? तो डिफर होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में आइसोमर्स, क्या डिफर होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्या इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। जो आइसोमर्स होते हैं हमारे, आइसोमर कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम होता है, ठीक, बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, लेकिन इनका जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोकार्बन शुड हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स टू शो आइसोमेरिज्म। ठीक, हाइड्रोकार्बन कितने मिनिमम हमें कार्बन की जरूरत पड़ेगी, ठीक, आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी कार्बन की जरूरत पड़ती है हमको? 4 कार्बन की, ठीक। तो यहाँ पे 4 कार्बन के थ्रू ही आप पहला आइसोमेरिज्म बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो चेन बनी हुई है, इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन इसी को अगर हम लोग स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से करते हैं,
लास्ट वाला हटा के हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे नेम चेंज होगा, IUPAC नेम दोनों को चेंज होगा, बट यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखोगे तो बिल्कुल सेम है, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन देखोगे तो वो सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखोगे तो वो भी सेम है दोनों में। तो यहाँ पे आइसोमर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं इनके अंदर, तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन से कितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं, तो पहले एन पेंटेन बना सकते हैं, आइसो पेंटेन बना सकते हैं, आप न्यू पेंटेन बना सकते हैं आप। आइसो पेंटेन उसी को बोलते हैं सिंपल पेंटेन को, इसके थ्रू दो और बन जाते हैं हमारे, ठीक। तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स बना सकता है, 3। यहाँ पे याद कर ली पेंटेन कितने आइसोमर्स बनाता है, 3। नेक्स्ट आइसोमेरिक पेयर इज इथेन। यहाँ पे कौन कौन से आइसोमेरिक पेयर है तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, बीटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन हमारा आइसोमेरिक पेयर है। नेक्स्ट इज आइसोमेरिक पेयर, ये ऑप्शन, हाँ इसको थ्रू बताया जा रहा था कि 2 मिथाइल प्रोपेन एंड ब्यूटेन यहाँ पे आपको आइसोमेरिक पेयर है हमारे, क्योंकि इसमें दोनों में फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, ठीक। दोनों में H और नंबर ऑफ C's के देंगे और नंबर ऑफ H के देंगे, दोनों में सेम निकलेंगे हमारे। अब फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइंस था, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे वो किस चीज को डिटरमाइन करते हैं, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को, कि दोनों को, या नन ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे दोनों को, ठीक, कि केमिकल प्रॉपर्टीज को। बताइए इस कौन सा ऑप्शन सबसे सही होने वाला है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसमें OH आ रहा है हमारा, COOH आ रहा है, CHO आ रहा है, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये डिटरमाइन किस चीज़ को करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की, दोनों को। तो ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक। आपको टेबल में थ्रू बता देते हैं आपको। ये सबसे पहला जो हमारा क्लास है ऑफ द कंपाउंड्स की फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके कॉमन फॉर्मूला हैं और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। इस टेबल के थ्रू आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो अल्कोहल जो हमारा कंपाउंड होता है वो OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है उसमें, और किसी हमारे फॉर्मूले में OH जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए किस क्लास से आ रहा है, वो अल्कोहल क्लास से आ रहा है। किसी में CHO जुड़ा हो तो एल्डिहाइड ग्रुप से है वो, किसी में बीच में C जुड़ा हो, बाकी कार्बन चेन हो अगल बगल, तो वहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है हमारा वो। और फंक्शन जिसमें COOH आ रहा हो, ठीक, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। जिसमें COOR वापस से चेंज जुड़ जाए वहाँ से, उसको ईस्टर बोलते हैं। और इसमें बीच में O हो, अगल बगल R हो, हमारे कार्बन की चेन हो, उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे CH3CH2OH किसका ग्रुप है, इथेनॉल का, क्योंकि इसमें OH जुड़ा हुआ है, इसमें OL लास्ट में जुड़ जाएगा। हमारा जो इथेन होता है उसमें OL जुड़ जाएगा, लास्ट के 2 बार हटा के OL जोड़ दो। इसमें CHO आ रहा है, एल्डिहाइड का है ये। इसमें बीच में C आ रहा है, कीटोन का है, एसीटोन बोलते हैं इसको, एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं। एंड इसमें एसिटिक एसिड है, मिथाइल एसीटेट और डी इथाइल ईथर हो गया जी। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कैसे कैसे हमारे फंक्शनल ग्रुप जुड़ के और उनके नाम क्या हो जाते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उनके नाम कैसे चेंज हो जाते हैं, लास्ट में सफिक्स में क्या जुड़ जाता है। ऐसे इन विच द फॉलोइंग ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप, इनमें से किस में OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ब्यूटेन में कि ब्यूटेनॉल में कि ब्यूटेनोइक में कि एल में। इसमें तो हमारा कीटोन ग्रुप है, इसमें अल्कोहल है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें Al में एल्डिहाइड ग्रुप है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, OL वाला, क्योंकि हमारा जो अल्कोहल ग्रुप होता है उसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, क्योंकि OL जुड़ जाता है लास्ट में। नेक्स्ट है CHO रिप्रेजेंट करता है किस फंक्शनल ग्रुप को, तो यहाँ पे CHO एल्डिहाइड को हमारे फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शनल ग्रुप COOH किसको करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ONE आ रहा है लास्ट में। कीटोन में लास्ट में क्या आता है, ONE। एल्कोहल में OL आता है, तो अगर OL जुड़ा होता तो वो इसका होता, और OH आता तो इसका होता, और Al आता तो वो इसका हो जाता, एल्डिहाइड का हमारा। यहाँ पे हम लोग सफिक्स से पता कर सकते हैं वो किससे हमारा जो हमारे कार्बन फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहा है। हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन दिस, हेटेरो एटम्स बताइए
अदर देन सी और एच के जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन है यहाँ पे ओ है, वही हमारे हीटर एटम्स हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन है हमारा और एक क्लोरीन है। सारे का ऑप्शन में आएंगे ए और डी हमारे डी वाले ऑप्शन में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग आ चुके हैं होमोलोगस सीरीज पे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक्स पे आ चुके हैं। इससे रिलेटेड हम जो एमसीक्यूज करेंगे, फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड भी हो चुके हैं हमारे। अब देखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन, जिनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला लिखने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आप लोग किसी भी फॉर्मूले को लिख पाएंगे। ठीक, अगर आपको पता है कि एल्केन है ये, तो इसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एल्कीन का, एल्काइन का, सबका जनरल फॉर्मूला होता है, उनको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। तो इसमें पूछा गया हमको एल्केन का, तो एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक, CnH2n+2। अगर C एक है तो H 1 × 2 + 2 4 होगा। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो मीथेन होता है, CH4। इसमें पूछा गया है फिर एल्कीन्स का, तो एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक, जितने C होंगे उसका डबल कर दो, उतने H होंगे हमारे, वो एल्कीन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर होता है इथीन। नेक्स्ट इज एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है H2n-2। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, HnH2n-2। जितने C होंगे उसमें डबल करके उसका -2 कर दीजिए। जैसे कि C2 है तो 2 2 = 4, 4 - 2 2। तो C2H2 किसका होता है, इथाइन। फर्स्ट मेंबर इसका इथाइन हो जाता है। ये सब हमारे अनसैचुरेटेड थे, दोनों एल्कीन और एल्काइन हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे। इसमें जो पूछा जा रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, इसमें से कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, बताइए। CH4, C2H6, C3H6, ये तीनों पहले वाले फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्केन के, और ये हमारा एल्केन से नहीं कर रहा है। किससे कर रहा है, एल्कीन वाले फॉर्मूले से, CnH2n वाले फॉर्मूले से कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकते हैं। C3H8 बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज, किससे आएगा, C3H8, C3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 2 प्लस कर दिया 8 हो गया। तो किससे आ गए, CnH2n+2 एल्केन। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप पता कर सकते हैं आराम से। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन और एल्कीन का, तो फर्स्ट मेंबर हमारे एल्काइन और एल्कीन हो जी सब बनेंगे किसके बीच में, 2 कार्बन के बीच में बनेंगे। तो यहाँ पे METH से तो स्टार्ट होने वाले नहीं है, तो 2 कार्बन ईच से स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट मेंबर हमारा इथाइन और इथीन कहलाएगा, एल्काइन का इथाइन और एल्कीन का इथीन फर्स्ट मेंबर है हमारे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइन की होमोलोगस सीरीज से इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है, बताइए। CnH2n-2 इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। C6 ये तो बराबर है, ये तो होगा ही नहीं, ये बड़ा है ये भी छोटा है, ये भी नहीं होगा। C2H6 ये भी नहीं होगा, तो बचा हमारा C3H3। बताइए इनमें से कौन सा सही है, तो लास्ट वाला सही है ना हमारा। ठीक, C3 2 का मल्टीप्लाई करो -2 करो, 2 3 या 6, 6 - 2 हो, तो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फॉर्मूले को भी फॉलो कर रहा है हमारा एल्काइन वाले फॉर्मूले को। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर कौन सा है इनमें से जो सेम पेयर हो, CH4 C2H4 ये तो सेम नहीं है। OH आ रहा है, इसमें CHO आ रहा है, इसमें CHO आ रहा है, इसमें CHO आ रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सेम होमोलोगस पेयर है हमारे। Which of the following are the members of the same homologous series, इनमें से कौन कौन से सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। ठीक, CH3 और इसमें OH जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, इसमें Cl भी जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ पे डिफरेंट है हर जगह पे। ठीक, C1 यहाँ पे C2 आ रहा है, कुछ इथाइन के होगा, एक इथेन का होगा, दूसरा हो सकता है इथाइन का हो। ठीक है, तो इसमें एल्केन एल्कीन हो सकता है, इसलिए डिफरेंट है। Subsequent members of homologous series differ by how many atomic mass unit। ठीक, कितने मास यूनिट से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे में, जैसे कि हमारा मीथेन हो गया, फिर इथेन हो गया, फिर प्रोपेन हो गया,
इनमें जो डिफरेंस होता है वो कितने हमारे एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। तो 14 याद कर लो, जिस कोई सा भी हो, इथीन हो, इथीन के बाद क्या था प्रोपीन, इथाइन हो, प्रोपाइन हो, ब्यूटाइन हो, इन सब के बीच में एक के बाद एक जब हम चलते जाएंगे उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा हमेशा 14 ही आएगा। याद कर लिया। और इसकी जो यूनिट होती है वो AMU होती है, AMU 14 AMU। इसका अब इसमें बताया जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में, फॉर्मूले के बीच में भी डिफरेंस बताइए और मॉलिक्यूलर मास के बीच में डिफरेंस बताइए। CH3OH और C2H5OH के बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया मिथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है फॉर्मूला के बेसिस पे और मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे। इन दोनों के फॉर्मूले के बेसिस में देखें तो कितने क्या चीज़ डिफरेंस दिख रही है। C1 है, इधर 2 हो गए, एक C है डिफरेंस में। C3 थे, यहाँ पे 5 हो गए, तो CH2 यहाँ पे मिल गया हमको और 14 भी मिल गया। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये पहला तो आपने पता था कि 14U तो आएगी डिफरेंस, 14U तो बिल्कुल सही है। अब कितने कार्बन फॉर्मूले में कितने का डिफरेंस है, तो एक C का डिफरेंस है और 2 H का डिफरेंस है, तो CH2 का डिफरेंस होगा और यहाँ पे 14U हमारा मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हम लोग आ चुके नेक्स्ट टॉपिक पर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब नोमेनक्लेचर्स पे जितने भी हमारे कार्बन कंपाउंड्स होंगे उन सब के नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे। हेल्गो एल्केन्स हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, सब कुछ। पढ़ते हैं हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है हमारा IUPAC, नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। कीटोन के जो फर्स्ट मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का उसका नाम बताइए। ठीक है, इथेनॉल में आएगा कि मीथेन में कि प्रोपेन में, तो भाई 3 कार्बन के बिना तो वो बन ही नहीं पाएगा। तो प्रोपेनॉन हमारा फर्स्ट मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन का। फर्स्ट मेंबर सबके इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एल्काइन का हो, एल्कीन का हो या और भी होमोलोगस सीरीज है उन सब का, सबके फर्स्ट मेंबर आप याद कर लीजिए। इस बार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम ऑफ CH3CHO, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है इसमें, तो नाम बताइए। CH3CHO किसका होगा। ठीक, 2 कार्बन इसके अंदर मिल रहे हैं हमको देखने के लिए। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ईथ, पहले तो ईथ हो गया, फिर साथ में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हर जगह पे, कहीं पे डबल बॉन्ड तो आ नहीं रहा, तो ईथेन, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे एल्डिहाइड के लिए AL, तो इथेनॉल इसका सही आंसर है हमारा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इथेनॉल। 3 कार्बन चेन विद कीटोन फंक्शनल ग्रुप वुड बी नेम। 3 कार्बन चेन हो विद कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ उनको क्या बोलेंगे। 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन बोलेंगे और उसके साथ अगर कीटोन हो तो वुड बोल देंगे इसको। Which of the given is an odd compound, इनमें से कौन सा ऑड है। ध्यान से देखो, ईन आ रहा है इसमें भी ईन आ रहा है, इसमें भी ईन आ रहा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें AN ही है, एल्केन वाले ग्रुप होमोलोगस सीरीज से, बाकी के 3 हमारे किस होमोलोगस सीरीज से हैं, ईन मतलब एल्कीन, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CHO CHO, यहाँ पे 3 का हमने देखा था CH3CHO का, अब यहाँ पे आएगा CH3CH2 CHO का। यहाँ पे 3 कार्बन हो चुके, तो कार्बन तो बड़े, कार्बन बड़े तो हम लोग क्या पहुंचाएंगे प्रोपेन पर, और ALS में जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रोपेनल 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनल, 5 होते तो पेंटेनल, तो बस कार्बन बढ़ाते जाइए, नाम बढ़ते जाएंगे। गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COOC2H5, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। ठीक, ये भी मैंने बताया था किस वाले, ईस्टर वाले से आए बिलोंग। ठीक, बताइए जरा कौन सा सबसे बेस्ट है इनमें से। इथाइल मिथाइल बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथाइल इथेनॉइड बोलेंगे, इथाइल इथेनोइक एसिड बोलेंगे कि ब्यूटेनॉइड बोलेंगे इसको। ब्यूटेनॉइड तो ये कहीं से नहीं है। ठीक, अब बताइए, आप सोच रहे हो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होना चाहिए, नहीं, क्योंकि इसमें आधा आधा पढ़ा जाता है इसको। ठीक, इसको कैसा पढ़ा जाता है, आधा आधा। तो सबसे पहले इसमें क्या जुड़ा, C2H5, ये किसका है, इथाइल का। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे, इथाइल, C2H5 इथाइल हो गया हमारा। अब जो बचा हुआ पार्ट है हमारा CH3CO, वो है हमारा 2 कार्बन, इसके अंदर इथेनॉइड आ जाएगा। इसको पढ़ाई ऐसे जाता है, सबसे पहले जो पीछे का पार्ट है उसका नाम लिखेंगे और बाद लास्ट में इसमें बाई एल लगा देंगे। ठीक, अगर वो C3 भी होता तो हम इसको बोल देते प्रोपाइल इथेनॉइड। ठीक, तो इसके एक से हम लोग उसके नाम IUPAC नेम लिख सकते हैं। मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ LPG, जो भी LPG गैस होती है जो सिलेंडर्स में आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बनती किस किस चीज़ों से है। क्या उसमें मेजर जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है इनमें,
बताइए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है इनमें से? तो ब्यूटेन। सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी गैस का वो है हमारा ब्यूटेन। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद द एग्जांपल ऑफ कॉलम सेकंड। यहाँ पे इनको मैचिंग करनी है तो बताना कौन सी वाली इसमें से सही है मैचिंग। हेलो एल्किन क्या होते हैं? जिसमें हेलोजन्स जुड़े हुए। हेलोजन मतलब हेलोजन वाली फैमिली के मेंबर्स जुड़े हों। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए का ई। एल्कोहल में क्या जुड़ा हो? ओ है जुड़ा हो, तो यहाँ पे ई का ये वाला हो जाएगा। कीटोन में क्या जुड़ा हो? ओ जुड़ा हो बीच में। और एल्कीन में क्या आ रहा हो? डबल बॉन्ड आ रहा हो। यहाँ पे ए का हमारा सेकंड है, ए सेकंड का हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे दो है लेकिन इनमें से देखना है कौन सा है। बी का हमारा फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है। यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है। और हमारा सी का है फोर्थ वाला और हमारा डी का है थर्ड वाला। यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, इसमें सही कर लें। यहाँ पे थर्ड आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैचिंग करके आपको बताई दी है हमने कि अल्कोहल में OH ग्रुप आएगा, हेलो एल्किन में क्लोरीन या ब्रोमीन जो हेलोजन फैमिली से मेंबर्स हैं वो आएंगे। कीटोन में हमारा O जुड़ा होना चाहिए, बीच में एल्कीन और डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए का सेकंड पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट, सी का फोर्थ पार्ट और डी का थर्ड पार्ट। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट। फिर से एक और मैचिंग आ चुकी है इसमें, बताइए ज़रा इसमें। एल्डिहाइड कहाँ पे है? एल्डिहाइड हमारा ये है सेकंड CHO। लास्ट में डबल दो कार्बन के साथ लास्ट में डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हो और सिंगल बॉन्ड के साथ H जुड़ा हो, वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्काइन आ रहा हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड। एक ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। हेलो एल्किन ये दिख रहा है ब्रोमीन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा फर्स्ट वाला। एक इसमें एक डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हो और एक OH जुड़ा हो, एक वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पे कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से? तो ए है हमारा थर्ड सेकंड पार्ट, ए सेकंड पार्ट, बी है हमारा फोर्थ पार्ट। यहाँ फिर मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको। ए हमारा सेकंड पार्ट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। एल्काइन यहाँ पे दिख रहा है आपको थर्ड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड डबल OH जुड़ रहा है। हेलो एल्केन्स में ब्रोमीन जुड़ रहा है। यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक्स थोड़ी सी चल रही हैं, तो आप यहाँ से समझ लीजिए। ये वाला यहाँ से समझ लीजिए आप। ठीक, अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी टॉपिक्स को, हम लोग सीधे आ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। अभी भी बहुत कुछ बाकी है आगे। ठीक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक अभी पूरा बाकी है। फिर हमारे असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस बाकी हैं। फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस बाकी हैं। तो भाई हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इससे रिलेटेड MCQs करते हैं। 53 पे पहुँचे हैं अभी हम लोग। 25 हमारे बाकी, टोटल 125 है हमारे, जिसमें से अभी हम लोग सिर्फ 53 पे पहुँचे हैं। Who prepared यूरिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हीटिंग अमोनिया साइनेट? कौन है भैया ये? ठीक, इन्होंने वही फर्स्ट टाइम यूरिया बनाई थी, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया था यूरिया। नाम बताइए इनका। ठीक, इनका नाम है फ्रेडरिक होलर। इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया था। ठीक, फर्स्ट टाइम। नाम याद कर लीजिए, शक्ल तो आप याद नहीं कर पाओगे क्योंकि अंग्रेजों जैसी शक्ल है इनकी। कंप्लीट कंबशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। कंप्लीट जब कंबशन होता है हमारा हाइड्रोकार्बन का, तो क्या क्या चीज़ है वो देता है हमको। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंबशन हो जाए, मतलब कंप्लीटली वो चल जाए, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा एक कंबशन के बाद। जो तो रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है हमारी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कंबशन रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में पहुंच चुके थे हम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन है इसमें। कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन हमारी कौन सी है जिसमें CO2 और H2O निकले? तो हमारा सी वाली ऑप्शन सही है, हीट प्लस लाइट निकलेगी। एडिशन रिएक्शन अंडरगोस बाय। एडिशन रिएक्शन किन किन चीज़ों में होती है? क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में होती है, कि एल्कीन में, कि एल्काइन में, कि दोनों में? यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है, इन दोनों में, एल्कीन्स में और एल्काइंस दोनों में एडिशन रिएक्शन होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विच अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, इनमें से किस में एडिशन रिएक्शन हो सकती है? तो जो हमारे एल्कीन और एल्काइन वाले हैं उन्हीं में होगी। देख लेते हैं, पहला तो एल्केन, इसमें होगी नहीं। ये भी एल्केन, इसमें भी नहीं होगी। ये भी एल्केन, इसमें नहीं होगी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, एल्कीन वाले ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑयल ऑन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स। जब ऑयल को हम लोग हाइड्रोजनेटेड कर देते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं उसमें, और इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो फॉर्म करता है फैट। कौन सी रिएक्शन होती है ये जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, वो हमारी एडिशन रिएक्शन कहलाती है, याद कर लो। और कंबशन कौन रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें CO2 और H2O निकले, ऐसा प्रोडक्ट CO2 और H2O निकले, वो हमारी कंबशन रिएक्शन है। और एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तो हमारी एडिशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे गिवन है जिसमें हम लोग वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं निकेल और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करके, यहाँ पे वेजिटेबल घी बन जाता है, ठीक। तो वेजिटेबल घी बनता भी कैसे, तो ये प्रोसेस है इसका, हाइड्रोजनेशन करा के, ठीक। एडिशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना लेते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट बना लेते हैं। ईथेन और ईथीन दोनों को अलग अलग कैसे पहचाने, ठीक, कि ईथेन दो रेस्ट ट्यूब है, एक में ईथेन रखा है, एक में ईथीन रखा हुआ है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। कौन सा होता है? ब्रोमीन एक्वस वाटर टेस्ट होता है। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्यों होते हैं? जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो मिनरल एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटली आयनाइज होता है? नहीं। मिनरल एसिड पार्शियली आयनाइज होते हैं? नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली होता है? हाँ, ठीक। तो यहाँ पे दोनों में अंतर दिए गए हैं। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं? कि वो क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वो, और कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली आयनाइज होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में अंतर होता है एसिड्स के। ये स्ट्रॉन्गर है, वीकर एसिड है। तो यहाँ पे ए और डी हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? ए वाले में। एंजाइम्स विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। बताइए कौन सा एंजाइम है जो हमारा स्टार्च ग्लूकोज में चेंज कर देता है? तो वो हमारा जाइमेश। एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करेगा। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स, जिसकी हमें प्रॉपर्टीज और यूजेस सिर्फ पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में इस साल इंक्लूडेड है। सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। बुक में अगर आपकी प्रिपरेशन के बिना, तो आपको प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस ही हमारे बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। इनसे रिलेटेड हम MCQs करते हैं। पहले MCQ हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथेनॉल। बताइए इथेनॉल का फॉर्मूला कौन सा है? ये OL आ रहा है ना लास्ट में। OL का मतलब है अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH। OH किस में है? हमारे C वाले ऑप्शन में, ठीक। पहला एल्डिहाइड है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और तीसरा हमारा कौन सा है? ईस्टर वाला। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इथेनॉल, कहाँ से हम लोग इथेनॉल पा सकते हैं? तो शुगर केन इसका सोर्स है, ठीक। याद कर लो, सिंपल सा, शुगर केन से हम लोग इथेनॉल निकाल सकते हैं। इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स, जब हम लोग इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं? तो CO2 प्लस वाटर मिलता है हमें। ये ऑप्शन हमारा बड़ा सही है। टेट्री ब्यूटेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन KMnO4, ठीक। हम लोग ब्यूटेनॉल, टेट्री ब्यूटेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो क्या चीज़ हो जाती है? किस में चेंज हो जाता है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद? तो टेरनरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। CH3CH2OH मतलब इथेनॉल एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि रिएक्ट कर रहा है और हीट कर रहे हैं इसको हम लोग। तो किस में चेंज हो रहा है? वो हमारे इथेनोइक में, मतलब इथेनॉल इथेनोइक में चेंज हो रहा है। तो जो हमारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो हमारा एल्कलाइन KMnO4 है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कि एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक हमारा। KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। इसके थ्रू हम लोग अगर इथेनॉल को हीट करें और इसके प्रेजेंस में, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में।
इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, जब इथेनॉल हमारा सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम इथॉक्सी। ठीक, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही, इथेनॉल है, 2 कार्बन, तो ये वाला सही है हमारा। ठीक, तो हमारा C2H5ONA प्लस H2। रेक्टिफाइड स्प्रिट इज, पता नहीं आपको रेक्टिफाइड स्प्रिट, ये हमारे रेक्टिफाइड स्प्रिट की बोतल भी आती है मार्केट में, इसमें इथेनॉल होता है हमारा 95%। यहाँ पे अगर आपको तो कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी होता है 95% इथेनॉल होता है इसके अंदर। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपसे कि रेक्टिफाइड स्प्रिट में कितना % इथेनॉल होता है, तो याद कर लो 95% इथेनॉल होता है हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट के अंदर। Which of the given can be used for the denaturation of ethyl alcohol? किसका इस्तेमाल होता है फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल के लिए, किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, मिथाइल अल्कोहल के, पैराडाइन्स का, कॉपर सल्फेट्स का, कि सभी का, तो सभी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक, ये सभी इस्तेमाल होते हैं डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल के लिए। इनमें से जो हमारा डीनेचुरेट स्प्रिट होता है, बताइए, इथेनॉल ओनली होता है इसके अंदर कि इथेनॉल मिथेनॉल दोनों 50-50% के होते हैं, कि इथेनॉल मिथेनॉल सिर्फ 5-5% के होते हैं, बताइए ज़रा। ये मिथेनॉल अकेला होता है इसके अंदर, तो इथेनॉल होता है प्लस मिथेनॉल होता है इसके अंदर, वो ही सिर्फ 5% होता है। ठीक, तो दोनों स्प्रिट को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बहुत ही हमारी रेक्टिफाइड स्प्रिट जिसमें 95% इथेनॉल होता है, और ये हमारी डीनेचुरेट स्प्रिट इसमें इथेनॉल प्लस मिथेनॉल 5% होता है, क्योंकि साफ़ सफाई में, विंडो क्लीनिंग के लिए और हॉस्पिटल्स में हमारा इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल के लिए। ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ वेरी हार्मफुल एंड इट ruins द हेल्थ, ड्रिंकिंग अल्कोहल स्टैंड्स फॉर, बताइए। सही बात है भाई, अल्कोहल पीने हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। ठीक, इसलिए इसको हाई लिमिट में नहीं पीना चाहिए, ओवर लिमिट में नहीं पीना चाहिए। पर यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल स्टैंड्स फॉर, बताइए इसका नाम बताइए। ड्रिंकिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, कि ड्रिंकिंग प्रोपाइल अल्कोहल है, कि ड्रिंकिंग इथाइल अल्कोहल, तो भाई इथाइल अल्कोहल से ही बना हुआ है, तो इथाइल अल्कोहल ही होगा वो। ठीक, याद कर लीजिए, इसमें ड्रिंकिंग इथाइल अल्कोहल कहा जाता है इसको। ठीक, लेकिन हम लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल कह देते हैं सिर्फ, इथाइल अल्कोहल होता है इसके अंदर। काफ़ी मस्त दिख रहा है इंसान पीने के बाद। अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस बाय द हाइड्रेशन ऑफ, काफ़ी अच्छा ब्रांड लगा के रखा है यहाँ पे, ओल्ड मॉन्क। बताइए ये इसमें इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है अल्कोहल का, जो हमारा ओल्ड मॉन्क है, उसको बनाया जाता है बाय द हाइड्रेशन ऑफ, कि किसके हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू इस ओल्ड मॉन्क को बनाया जाता है, कि एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स के एसिड्स। तो यहाँ पे याद कर लो एल्कीन्स, ये एल्कीन का हम लोग हाइड्रोजनेशन करा के हमारी ओल्ड मॉन्क तैयार हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, अल्कोहल का पानी में सॉल्युबल हो जाना, घुल जाना, वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है, लो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल की वजह से वो पानी में आराम से सॉल्युबल हो जाता है, कि वोलेटाइल नेचर है अल्कोहल का, कि आयनाइजेशन के थ्रू, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ पे याद कर लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इंपॉर्टेंट है ये कि सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की इन वाटर में ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तभी वो आराम से वाटर के साथ मिक्स कर लेती है, बढ़िया क्यूब्स के साथ अल्कोहल मिक्स करके, बढ़िया मजे मजे। Which of the following given is used to oxidize ethanol to ethanoic acid? ठीक, यहाँ पे कौन सी ऐसी ऑक्सीडाइज प्रोसेस है जिसके यूज होता है हमारा ऑक्सीडाइज करने के लिए इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में? तो ये सभी पढ़ के आ रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के थ्रू भी कर सकते हैं आप। कि अगर आपको इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना है इथेनोइक एसिड में, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन के थ्रू आप सही है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। When ethanoic acid is treated with NaHCO की तरह, NaHCO3 के यहाँ पे मिसिंग हो गया है। ठीक, द गैस evolved, कौन सी गैस निकलती है?
बताइए कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब भी इथेनॉइक एसिड ट्रीटेड होगा NaHCO3 के साथ तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, जो विनेगर होता है वो सॉल्यूशन होता है किस किस का? एसिटिक एसिड अल्कोहल का, कि एसिटिक एसिड अल्कोहल लेकिन 5% 8%, कि 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। विनेगर बनता कैसे है? विनेगर बनता है वाटर के साथ एसिटिक एसिड का रिएक्ट करके, मतलब कुछ अमाउंट वाटर में एसिटिक एसिड डाल देते हैं हम लोग, घोल देते हैं, विनेगर तैयार हो जाता है। लेकिन कितना एसिटिक एसिड डाला जाए, कितना परसेंट? 5 से 8% डाला जाए कि 15 से 20%? तो अल्कोहल में तो बनते ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए ऊपर के। अब बस ये दोनों ऑप्शन सही है हमारे, लेकिन इनमें बताना कि कौन सा परसेंट सही है, कि 5 से 8% एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है कि 15 से 20? तो यहाँ पे सिर्फ 5 से 8% ही इस्तेमाल किया जाता है एसिटिक एसिड का वाटर में, और हमारा विनेगर तैयार हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो अब जब भी MCQs करो तो इसी हिसाब से क्या करो, पहले तो ऑप्शन गलत कर दो, कौन कौन से ऑप्शन हमारे गलत हैं उनको हटा दो, कौन कौन से सही है उनको कंपेयर करो, ठीक? उनको कंपेयर करके हम लोग सही आंसर पता कर सकते हैं। तुक्का मत लगाइएगा, इस बात का इंतजार करिएगा, क्योंकि 20 MCQs आ रहे हैं, तुक्का करके आप अगर 20 MCQs गलत कर दोगे तो मतलब आपके 20 मार्क्स फिनिश। तो आपको बस MCQs पढ़ना है, 125 MCQs सब कुछ इंक्लूड करके दे रहे हैं आपको, बस आपको एक बार पूरी वीडियो को देखना है। और आपको अगर इनके MCQs के PDF वगैरह भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी PDF। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिड डिसेंबल्स, ऑर्डर होती है हमारी एसिडिक एसिड की, वो कैसी होती है? रूस की तरह, की बर्निंग प्लास्टिक, की विनेगर की तरह? तो विनेगर की तरह ही होती है इसकी, क्योंकि उसमें एसिडिक एसिड होता है 5 से 8%, ठीक? इसलिए इसकी ऑर्डर विनेगर की तरह आती है। एसिडिक आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑफ और फॉर ऑरेंज, तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बनते हैं, चॉकलेट फ्लेवर्स, ऑरेंज फ्लेवर्स। तो ये कैसे बनते हैं? किस प्रोसेस, ऑप्टेंट कहाँ से होते हैं, मतलब किस चीज़ से ऑप्टेंट होते हैं ये? कि अमाइल एसीटेट से, आइसोअमाइल वेलरेट से, कि मिथाइल वेटरेट से, ऑक्टाइल एसीटेट से? तो ऑक्टाइल एसीटेट से। तो आर्टिफिशियल फ्लेवर है ऑरेंज का, वो ऑप्टेंट होता है ऑक्टाइल एसीटेट से। मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन, इनको मैच करिए। एसिडिक एसिड किसके थ्रू, यहाँ पे हमके यूजेस दिए गए हमको। एक एसिडिक एसिड हमारा इथेनॉल की यूजेस, कॉस्टिक सोडा, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट किस लिए इस्तेमाल होता है? क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए। कॉस्टिक सोडा हमारा किसके लिए इस्तेमाल होता है? ठीक, एक सेकेंड, पहले एसिडिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ विनेगर अभी पढ़ के आ रहे हैं। एसिडिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा था 5 से 8% वाटर के साथ मिक्स करने पे विनेगर बन रहा था। इथेनॉल का, इथेनॉल अभी उन्होंने बताया किसके लिए इस्तेमाल होता है हमारा? स्प्रेड में होता है इथेनॉल हमारा। कॉस्टिक सोडा किस में इस्तेमाल होता है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ सोप। डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे सोप्स एंड डिटर्जेंट आ चुका है हमारा लास्ट वाला टॉपिक। सोप्स एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ देखते हैं कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी हैं इसमें कुछ। सोप मॉलिक्यूल हैजा किन किन चीज़ों से मिक्स होता है? सोप मॉलिक्यूल बना होता है हाइड्रोफोबिक हेड से कि हाइड्रोफोबिक टेल से? ठीक बताइए, हाइड्रोफोबिक हेड की हाइड्रोफिलिक टेल, कि हाइड्रोफिलिक हेड की हाइड्रोफिलिक टेल? बताइए कौन से इनमें से सही है? तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे शायद डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। हाइड्रोफिलिक हेड आ रहा है इसमें और हाइड्रोफोबिक टेल आ रही है। ठीक, फिलिक से याद करिए, फिलिक हेड और फोबिक टेल होनी चाहिए, उसी से हमारा जो सोप मॉलिक्यूल होता है इस टाइप का होता है। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द सैपोनिफिकेशन ऑफ निरमा। सोप तो आपने देखा ही होगा ये वाला निरमा, नहीं देखा तो देख लो। एक निरमा एक सोप है, ब्यूटी सोप है ये। तो ये सैपोनिफिकेशन किससे बना होगा, किस सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू? तो सैपोनिफिकेशन हमने किसका किया है यहाँ पे? सिंपल ईस्टर का, इससे हमारा सोप तैयार हो गया। Which of the given represents a saponification reaction? में से कौन सी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है हमारी, बताइए। तो यहाँ पे डी वाली ऑप्शन हमारी सही है। इसमें हम लोग आपको सिंपल ईस्टर्स को NaOH के साथ रिएक्ट करा के सोप तैयार कर लेते हैं हम लोग।
बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप, सोप इंडस्ट्रीज का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? जब लोग बनाते हैं सोप वगैरह, जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो हमारा होता है ग्लाइसरॉल। सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर, कौन सा सब्सटेंस हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सोडियम नाइट्रेट्स, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इन चीज़ों की वजह से तो हार्डनेस, जो वाटर के अंदर हार्डनेस होती है वो तो ज़्यादा हो जाती है। अगर ये इनकी मात्रा पानी में बढ़ जाए तो हमारा पानी जो है हार्ड हो जाएगा, हार्ड वाटर कहलाएगा। ठीक, तो ये हमारा इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सोडियम नाइट्रेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्डनेस के लिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और हमारे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर सही था हमारा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल हैं, कि दोनों ही सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, जबकि डिटर्जेंट नहीं है। डिटर्जेंट हैं, सोप्स नहीं है। सोप्स और डिटर्जेंट दोनों ही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? तो सोप्स तो बायोडिग्रेडेबल हैं बट डिटर्जेंट नहीं है। ठीक, याद रखिए, सोप्स हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं लेकिन डिटर्जेंट्स नहीं होते हैं। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मिसाइल्स बताइए, ट्रू स्टेटमेंट में बताइए मिसाइल्स के बारे में। सोप्स फ्रॉम मिसाइल्स बाय डिटर्जेंट नहीं बनाते हैं। ठीक, सोप्स एज वेल डिटर्जेंट दोनों ही बनाते हैं, तो दोनों ही मिसाइल्स बनाते हैं। ठीक, दोनों ही झार बनाते हैं हमारे। चाहे आप सोप ले लो या डिटर्जेंट ले लो, उसको पानी में हल्का से घोलोगे अब झार बन जाएगा। द सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप जब हम लोग बनाते हैं उसमें कौन सा सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इज अ बेसिक सब्सटेंस, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। इन द सोप मिसाइल्स में कौन सी चीज़ यहाँ पे सही है हमारी? ठीक, आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज ऑन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक, आयनिक एंड होता है सोप का, वो कहाँ पे होता है? सरफेस पर क्लस्टर के। ठीक, तो जबकि कार्बन की जो चेन होती है वो हमारी इंटीरियर होती है क्लस्टर के। इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ABCD। विच ऑफ दिस कार्बन आर क्लासिफाइड एज एल्कीन, इनमें से एल्कीन्स कौन कौन से हैं, एल्काइंस कौन कौन से हैं? तो एल्काइंस होते कौन कौन से? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन्स में। कार्बन्स के बीच में कितना, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो A में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और हमारा D में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे A और D हमारे दोनों ऑप्शन सही है, बोथ A एंड D, ये वाला ऑप्शन सही है। IUPAC ने और कुछ यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुके हैं, सोप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड है, पूरे चैप्टर से रिलेटेड। IUPAC नेम पूछा जा रहा है इसमें, बताइए। तो IUPAC नेम पहले तो चेन देखो कहाँ पर है, तो वहाँ से लेस नंबर से हमें गिरना है, यहाँ से गिरना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ से नहीं गिरेंगे कार्बन्स को 1 2 3 4, तो यहाँ से गिरना, क्योंकि चेन जहाँ पे ब्रांच हमारी पास में पड़ रही हो वहाँ से गिरेंगे। तो यहाँ से हमने गिनी 1 2 3 4, 4 कार्बन्स हैं यहाँ पे। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट, लेकिन यहाँ पे कार्बन्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक, 2 मिथाइल जुड़ी हुई हैं, कौन से वाले पे जुड़े हुए हैं? कौन से कार्बन पे, कौन से कार्बन वाले नंबर पे हैं? तो दूसरे वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? ठीक, सेकंड वाले कार्बन पे 2 जुड़े हुए हैं मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल। ठीक, यहाँ पे DI होगा। ठीक, DI डाई मिथाइल। तो 2,2 क्योंकि दूसरे वाले कार्बन पे 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2,2 करके बता दे कि यहाँ पे 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इसका नाम क्या जुड़ी है? मिथाइल जुड़े हैं, लेकिन 2 के लिए हम लोग डाई कर देते हैं यहाँ पे, डाई मिथाइल। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका सही IUPAC नेम है। IUPAC नेम आपको अच्छे से करना है प्रिपेयर, डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं IUPAC नेम। यहाँ पे बोला गया इथेनॉल को आपने ऑक्सीडेशन किया, एक तो इसके थ्रू, एक आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो किस किस में? ए ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, और जो बी हमारा कंपाउंड बनेगा वो किस चीज का बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे CH3COOH लें और क्रिप्टॉन CrO3 को यहाँ पे इस्तेमाल करके जो हमारा कंपाउंड बनाएंगे वो हमारा क्या बनेगा? ठीक, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इथेनॉल इथेनोइक एसिड बनेगा, पहले कि इथेनोइक इथेनॉल बनेगा।
ठीक, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो इथेनॉल का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इस्तेमाल जो वाले, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कराते हैं तो क्या बनता था हमारा इथेनॉइक। यहाँ पे इथेनॉइक कौन से वाले में है? ठीक, इथेनॉइक हमारे कौन से वाले में है? वाले में है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। Which of the following will give a pleasant smell of Easter when heated with ethanol and a small quantity of sulfuric acid? जब हम लोग ईस्टर को इथेनॉल और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड, अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, तो जो प्लीजेंट स्मेल आती है वो किस चीज़, कौन सी ईस्टर की आती है बताइए? किसकी होती है वो स्मेल? इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड की स्मेल होती है वो हमारी। गिव द आईपीएसी नेम ऑफ CH3COOCH2, अभी वाले में बताया भी था हमने इसका, इथाइल इथेनॉइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है हमारा ब्यूटेनोइक एसिड का? बताइए। ब्यूटेनोइक एसिड मतलब ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होंगे सिंगल बॉन्ड से, और लास्ट में इसमें C डबल बॉन्ड O, मतलब डबल OH होगा हमारा। ये तो 4 कार्बन, इसमें तो 5 कार्बन है पहले वाले में, ये होगा नहीं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें भी 5 हो गए हमारे। इस तरीके से नहीं जुड़ना चाहिए, ब्रांच नहीं बननी चाहिए, एक लीनियर फॉर्म बनना चाहिए। तो 1 2 3 4 और लास्ट में COOH भी आ रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ब्यूटेनोइक एसिड के फॉर्मूले को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स का इनटू वेजिटेबल घी में, अभी पीछे बताया भी था, वेजिटेबल ऑयल्स का वेजिटेबल घी में जो प्रोसेस होता है कन्वर्सन का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजनेशन। ठीक, हाइड्रोजनेशन करके हम लोग ऑयल्स को घी में चेंज कर सकते हैं। विच कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक स्मेल ऑफ गार्लिक, कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर द यूनिक स्मेल ऑफ गार्लिक? लहसुन की तरह स्मेल आती है, कौन सी से आती है? एलिसिन, इस कंपाउंड के थ्रू आती है, डी ऑप्शन सही है हमारा, एलिसिन। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का जिसमें शुगर अल्कोहल में चेंज हो जाती है वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में शुगर हमारी अल्कोहल में चेंज हो जाती है। हाइड्रोकार्बन्स यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, बताइए। हाइड्रोकार्बन एक डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, वो कौन सा होता है? मीथेन। मीथेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, CNG की इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज़्यादातर। बी ऑप्शन हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड मतलब जिनमें हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। ठीक, एल्किन वाले आ रहे हैं, इनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आए। कौन कौन से हैं वो? यहाँ पे CH के साथ CH3 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 जुड़े हुए हैं तो सही है हमारा फिर। और हमारा यहाँ पे चले जाओ CH2 CH, ये तो नहीं है, CH2 इधर है, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये तो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। यहाँ पे देखो CH3 CH CH3, यहाँ पे भी हमारा शायद नहीं, CH2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगर आप उसको चेंज करें एक और बड़े फॉर्म में चेंज करोगे, इसमें आपको बॉन्ड्स आप बताओगे तो उसके थ्रू आप समझ सकते हैं इसको। आपको इसको बॉन्ड में चेंज करना पड़ेगा तो आप समझ जाओगे इसमें कौन कौन से हमारे 1 और 3 हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज मिथेनॉल, इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इसकी प्रॉपर्टीज मिथेनॉल की तरह सेम नहीं है? बताइए। C2H6O, एक C5H10O, C4H10O की C7H16O की मिथेनॉल है यहाँ पे। ठीक, बताइए कौन सा? तो बी हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक, इसको अगर ब्रेक करके लिखोगे तो आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा C5H10O हमारा क्यों नहीं है, प्रॉपर्टीज क्यों? क्योंकि ये सब मिथेनॉल, ये इथेनॉल हो गया, ये ब्यूटेनॉल हो गया, ये कौन सा हो गया? हेप्टेनॉल, तो सेम प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, सब एल्केन में आ रहे हैं, जबकि ये एल्केन में नहीं आ रहा। C5H10 हमारा एल्केन में नहीं आ रहा है। एंड हमारा नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसाइल अटैक्ड ऑन, किस पे अटैक करता है हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ? ऑयल पे कि वाटर पे कि एसिड पे कि बेस पे? तो हमारा ऑयल पे। ठीक, अटैक करता है हमारा
ऑयल्स पर। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे असर्शंस हैं रीजन। हमारे 100 MCQs हर एक टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं। एक टॉपिक वाइज हुआ, हर एक टॉपिक से रिलेटेड हुआ, लास्ट में थोड़ा सा मिक्स में भी कर लिया मतलब पूरे। अब हम लोग के हैं MCQs असर्शन एंड रीजन्स के 15 MCQs हैं। फिर इसके बाद 10 MCQs केस बेस्ड है हमारे। चलिए देखते हैं पहला हम लोग असर्शन एंड रीजन का MCQs। कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। रीजन देखते हैं, रीजन सही है या नहीं इसका, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है और शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की। ठीक, बताइए। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, लेकिन टेट्रावैलेंट है जो कैटिनेशन से क्या बिलोंग, मतलब ये गलत हो गया, रीजन तो गलत हो गया। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को कहते हैं, टेट्रावैलेंट नहीं कहते। यहाँ पर रीजन सही है, असर्शन गलत हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रीजन सही है, रीजन फॉल्स, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ई वाला रीजन ट्रू है, कार्बन जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन टेट्रावैलेंट शो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन। इफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज मिथेनॉल, होमोलोगस सीरीज का अगर हमारा फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल है और थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल है, तो ये सारे मेंबर्स किस होमोलोगस सीरीज से आ रहे हैं। और रीजन देखो, पहले तो ये असर्शन तो हमारा सही है। ठीक, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज का मिथेनॉल है और थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल है। ठीक है, समझ गए, एल्केन वाले होमोलोगस सीरीज से हैं ये। फिर पूछा गया, रीजन बताया कि ऑल मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के सिमिलर होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर ये भी है कि हर एक होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन रीजन तो इसका नहीं दिया कि फर्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज का मिथेनॉल ही क्यों होता है। ठीक, यहाँ पर रीजन सही से समझा नहीं गया, लेकिन रीजन अपने आप में तो सही है, लेकिन इसको समझा नहीं रहा वो सही से। ठीक, जो असर्शन हमको गिवन है तो उसको एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि दोनों आपस में सही है, बट आर जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे ए का। अब 103 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के। इसने पूछा कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक, हमारे डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स क्या है, एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, तो ये सही है कि दोनों एलोट्रोप्स होते हैं। रीजन देख लें, सम एलिमेंट हैव सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स व्हाइल इन द सेम फिजिकल स्टेट में, दीज आर फॉर्म कॉल्ड एलोट्रोप। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है एलोट्रोप्स की, तो यहाँ पर रीजन को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया कि डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन के। क्यों होते हैं एलोट्रोप कार्बन के, क्योंकि कुछ एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं, ठीक, जिनकी फिजिकल स्टेट में सेम फिजिकल स्टेट होती है, उनको हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म चेन, ब्रांच चेन्स, रिंग चेन, बिल्कुल सही है। रीजन समझ लेते हैं, कार्बन एग्जिस्ट करता है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें सही है, तो हमारे बोथ ए एंड बी आर ट्रू जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस है नेचर के लिए, बिल्कुल सही। इसका रीजन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, लेकिन यहाँ पर रीजन को सही तरीके से समझाया नहीं जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मोनोऑक्साइड वो पॉइजनस होती है नेचर में, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बनती तो ऐसे ऐसे है, तो रीजन क्यों होती है पॉइजनस, इस चीज़ को अगर वो समझा देते रीजन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर हमारा, सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 106 पे चलते हैं। यह पूछा जा रहा है कि सेशन में कुकिंग ऑयल डिकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर में, जो कुकिंग ऑयल होता है वो डिकलराइज हो जाता है ब्रोमीन वाटर में, ये सही है। ठीक, अब देखते हैं कुकिंग ऑयल सैचुरेटेड कंपाउंड होता है क्या, ये भी सही है, बट इसको समझा नहीं रहा है कि क्यों डिकलराइज हो जाता है ब्रोमीन वाटर में कुकिंग ऑयल, इस चीज को समझा नहीं रहा है हमारा रीजन, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सही से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक, दोनों ही सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमारा सही नहीं है। ठीक, रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। असर्शन 107 पे आ चुके हैं। इन कैंडल बॉक्स पेपर बर्न्स इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में विच लीड्स टू द ब्लू फ्लेम। रीजन क्या है कि व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट होती है, व्हेन द फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। ये को सही दिया गया है। इन्होंने पूछा गया कि कैंडल बॉक्स जब जलती है तो सप्लाई सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में,
क्योंकि ब्लू फिल्म देती है। क्यों देती है ब्लू फिल्म? तो रीजन भी इसका बता दिया, क्योंकि जबकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी हो, जो हमारा जो फ्यूल होता है वो अच्छे खासे तरीके से चलता है ब्लू फ्लेम की तरफ। यहाँ पे अब दोनों ही चीज़ें सही है, रीजन भी सही बता रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दोनों चीज़ें सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज एल्किन गिव एडिशन रिएक्शन। एल्किन्स का एडिशन रिएक्शन देती हैं? बिल्कुल नहीं देती हैं। एल्कीन और एल्काइन देती है, ऑप्शन में ही पढ़ चुके पीछे एमसीक्यूज में भी। एडिशन रिएक्शंस आर अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये रीजन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एग्जांपल्स हैं आइसोमर्स के। बिल्कुल सही है। तो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद द हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन, तो वे भी सही है हमारा। ठीक, दोनों ही सही हैं, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है हमको। एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन आइसोमर्स हैं, क्यों है आइसोमर्स? इसका अगर रीजन यहाँ पे मिलता तो हम बोल देते कि आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यहाँ पर नहीं बोला गया ऐसा, तो हमारे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। दोनों चीजें आपस में सही है अपनी अपनी जगह पर, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं दोनों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं इसका रीजन, ये सही है या नहीं। ऑल बैलेंसेस ऑफ कार्बन एटम्स की आर स्पेसिफाइड बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि सारी जितने भी हमारी बैलेंसेस होती हैं कार्बन एटम्स की वो सेटिस्फाइड करती हैं बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। तो दोनों चीज़ें सही हैं और इस चीज़ को सही से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों ही हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप को कंटेन कर रहे हैं। और इन रीजन पढ़ लेते हैं कि इन एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ठीक, तो उन्होंने बोला कि एक हाइड्रोजन का एटम से तो अटैच होना ही चाहिए। यहाँ पे दोनों तो आपस में सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पूछा कि दोनों कंटेन करें कार्बोनाइल ग्रुप को, यहाँ पे सिर्फ एडिशन, उन्होंने बोला एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप में एक एटलीस्ट हाइड्रोजन एटम लास्ट वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा हमको। यहाँ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल इज OH, फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल का वो है OH। रीजन क्या है इसका? इट्स द सेम ग्रुप एज प्रेजेंट इन वाटर में, हेंस वाटर एंड अल्कोहल हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे गलत हो गया रीजन, उन्होंने बोला OH तो हमारे वाटर में भी होते हैं, बट OH आयन होते हैं वो। यहाँ पे OH एक तरीके से जोड़ा जा रहा है फंक्शन ग्रुप, दोनों में फर्क है, तो सेम प्रॉपर्टीज नहीं होंगी दोनों की। असर्शन तो सही है, अल्कोहल में फंक्शन ग्रुप होता है OH। यहाँ पे हमारा रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कार्बन इट्स कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, कार्बन उसके कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल की तरह, सही है ये। रीजन क्या है कि दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल है एंड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यूज है, इसलिए रीजन बिल्कुल सही दिया है। क्यों ऐसा यूज किए थे हम लोग फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं इनको, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है हाई होती है और हाईली फ्लेमेबल होते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं और दोनों के एक्सप्लेनेशन में एक दूसरे में रीजन भी सही दिया गया है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं हमारे असर्शन को। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल अल्कोहल के साथ प्रेजेंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ फॉर्म करते हैं इथाइल एथेनोइट को। ठीक है, बिल्कुल सही दी गई है। जब भी इथेनॉइक एसिड के साथ आपस में कंबाइन करें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इथाइल इथेनॉइट बना लेते हैं। ईस्टर आर यूज्ड इन आइसक्रीम्स में एज कोल्ड ड्रिंक्स में, तो बताइए ईस्टर का इस्तेमाल, यहाँ पे इथाइल इथेनॉइट है, यहाँ पे ईस्टर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये रीजन बिल्कुल सही है। ईस्टर्स का हम लोग इस्तेमाल आइसक्रीम्स में और कोल्ड ड्रिंक्स में करते हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमको इसका नहीं मिला असर्शन का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोप्स आर नॉट सुइटेबल फॉर वॉशिंग पर्पस व्हेन वाटर इज हार्ड, सोप हमारा काम नहीं करता सही तरीके से जब हमारा पानी हार्ड हो। ठीक, कहीं पे देखा भी होगा जहाँ पे पानी ज़्यादा खारा होता है वहाँ पे सोप सही तरीके से काम नहीं करता, सही तरीके से कपड़ों को साफ नहीं करता। तो इसका रीज़न पढ़ लेते कि रीज़न सही है इसका, यानी सोप हैव रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन है। सोप्स का जो है क्लीनिंग एक्शन बिल्कुल वीक है होता है, रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है अभी तो। अब रीज़न देखिए, रीज़न सही दिया गया कि सूटेबल नहीं है वॉशिंग पर्पस व्हेन वाटर इज हार्ड, इसका रीज़न तो यहाँ पर समझा नहीं गया कि क्यों वाटर हार्ड होने पे ये सही से काम नहीं करता। इस चीज़ को अगर इस रीजन में समझाया जाता तो हम लगा देते ए ऑप्शन पे टिक, पर यहाँ पे रीजन आपको मिला नहीं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अब आते हैं हम लोग एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक, हम लोग एमसीक्यूज करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन के। पहले हम लोग एक पूरा केस पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे। लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। पहले हम लोग एक केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच आर क्रिस्टलाइन इन नेचर में आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये डिफर फिजिकली बट केमिकली दे आर सिमिलर। फिजिकली दोनों अलग अलग हैं बट केमिकली दोनों एक ही है। डायमंड एक हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का। इन डायमंड में ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड होते हैं टू 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ग्रेफाइट की बात करें तो ईच कार्बन एटम लिंक्ड होता है विद 3 कार्बन अदर कार्बन, दोनों में अंतर है। ठीक, उसमें एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है और यहाँ पे एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ अटैच होता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ग्रेफाइट रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है। इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड जो है लेंथ होती है इनकी बॉन्ड की, सी की वो जो आपस में बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 141.5 पिकोमीटर होती है, जबकि डायमंड में 154 पिकोमीटर होती है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पूरा स्टेटमेंट सही से समझ में लिया। ठीक, क्या क्या सब क्या चीज़ें इसमें गिवन थी। अब पढ़ते हैं विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, डी ऑप्शन ग्रेफाइट। कुछ क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं उसी में से, डायरेक्टली मिल जाते देखने पे। कुछ क्वेश्चन उसके अंदर छुपे होते हैं जिनको हमें निकालना पड़ता है। जैसे पूछा गया ग्रेफाइट अगर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है तो क्यों है। अभी पूछा था सिंपल क्वेश्चन जो कि हमें स्टेटमेंट में मिल गया कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब पूछा गया क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका रीजन हमसे पूछा जाएगा जो स्टेटमेंट में नहीं मिला आपको, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्यों होता है। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एक गुड कंडक्टर कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्स इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। जो स्ट्रक्चर होगा डायमंड का स्ट्रक्चर, उसमें किस टाइप की बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं। ये आइगनिक होती हैं कि वंडर बॉल्स होती हैं कि कोवेलेंट होती हैं कि, तो उसमें कोवेलेंट होती है हमारी। ठीक, कौन सी बाइंडिंग फोर्स होती हैं जो हमारे कार्बन एटम्स को आपस में अटैच कर रही रहती हैं, तो हमारी कोवेलेंट। नेक्स्ट, डायमंड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों नहीं है। ठीक, कहा से कि ग्रेफाइट होता है, एक एलोट्रोप कार्बन का ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर है, दूसरा एलोट्रोप कार्बन डायमंड है जो कि नहीं है गुड कंडक्टर। क्यों नहीं है, इसके पास क्या नहीं है ऐसा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि हार्ड सब्सटेंस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डायमंड, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है डायमंड का। ठीक, बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है डायमंड का इनमें से। तो हमारा ए ऑप्शन, अभी पीछे आपने अगर हमसे कुछ देखे होंगे, ठीक, वहाँ पे आपको मिल गया होगा इसका स्ट्रक्चर 3D रिजिड 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमको PQRSTU यहाँ पे 6 हमको एक फॉर्मूले मिलते हैं। ठीक, केमिकल फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है हमको। AP इसका नाम है, Q इसका नाम है, R इसका नाम है, S इसका नाम है। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड है जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। ठीक, अब एल्किन एल्किन के होने चाहिए, या तो एल्किल एल्किन या फिर एल्काइन एल्काइन के होने चाहिए, वो हमारे सेम कहलाएंगे। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, टी में, तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा टी में है, तो पी और टी यहाँ पे मिल भी रहा है हमको, तो यहाँ पे सीधा सीधा मिल गया हमको पहले ही। ठीक, पी और टी दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठा, सेम होमोलोगस सीरीज के हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड आर में लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप किसका है। तो फंक्शन पहले हम देख लेते हैं आर का स्ट्रक्चर। तो आर का स्ट्रक्चर में यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, OH। OH किसका होता है, अल्कोहल का। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे केस बेस्ड, इसलिए आपको तैयार रहना है। कंपाउंड टी बिलोंग्स कर रहा है होमोलोगस सीरीज, किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, टी पे जाओ जरा देखो कौन सा बॉन्ड है इसमें, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है टी में, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में आते हैं, कौन सी होमोलोगस सीरीज में, अल्काइंस के। सिंपल होते हैं, कोई ज्यादा डीपली नहीं, अगर थोड़ा सा सही से पढ़ लिया जाए इस चैप्टर को तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर बन जाता है ये। और ये चैप्टर आगे भी हेल्प करेगा आपको, अगर इसने बेसिक चीजें आपने उस चैप्टर की पढ़ ली तो 11th 12th में आपको डेफिनेटली बहुत कुछ यहाँ से लर्न करके आपको वहाँ पे मिलेगा देखने को। दिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, SQUR में से देखना है, SQUR।
QR मतलब QRS और U में से देखना है कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, और हमारे U में और R में, इन तीनों में तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, बस बचा U में डबल बॉन्ड आ रहा है जो कि अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा U हो जाएगा, C वाला सही। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ठीक, चैप्टर 4 की सीरीज जो हमारा कार्बन कंपाउंड की सीरीज चल रही है, उसका लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग्स टू एल्केन सीरीज, इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्केन सीरीज का है? TSTU, बताइए। नीचे अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। TSTU कौन सा इनमें से आ रहा है आपका? एल्केन। T तो ट्रिपल बॉन्ड है, T में भी ट्रिपल बॉन्ड है, U में भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सा बचा हमारा? कौन सा वाला बचा है हमारा? P वाला S, जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये हमारा एल्केन सीरीज से बिलोंग कर रहा है, बाकी सब हमारे एल्काइन और एल्कीन से बिलोंग कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड से बिलोंग कर रहे हैं। तो पूरे MCQs की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स की। जो बच्चे CBSE के हैं और UP बोर्ड के हैं, तो हमारी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी बायो से रिलेटेड आने वाली है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।